नमस्कार दोस्तों। 15 दिनों की बिहार यात्रा के बाद आज कुछ देर पहले मैं दिल्ली लौटा हूं। इस बीच आप जानते होंगे कि लगातार बिहार से एसआईआर को लेकर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर वोटर्स के कंसर्न, बीएलओ का उन तक पहुंचे बगैर उनके फॉर्म भरा जाना, फर्जी दस्तखत के साथ फॉर्म भरा जाना, ब्लॉक ऑफिस या अलग अलग जगह सेंटर्स पर बीएलओ की तरफ से फर्जी तरीके से फॉर्म भरा जाना, या मतदाताओं को यह शक सुबह कि कहीं उनका नाम न कट जाए, कई तरह के दस्तावेजों की मांग से शुरुआत और आखिर में बिना किसी दस्तावेज या बिना तस्वीर के उनके उनके फॉर्म जमा होना। और इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन का कल शाम का यह दावा कि हमने 96% मतदाताओं तक हम पहुंच चुके हैं। तो इन दावों पर तमाम तरह की खबरें, स्टोरीज में बिहार में दिखा रहा था और इसी बीच ये भी हुआ कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुई। उस एफआईआर के बाद एक हौसला मिला कि अब ज्यादा दिन तक रुककर ज्यादा स्टोरी दिखानी चाहिए और चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के नाम पर जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें जितनी गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं, फर्जीवाड़ा है, उसका खुलासा किया जाना चाहिए। इसलिए लगातार बहुत सारी खबरें हमारे प्लेटफॉर्म पर आपने देखी। तो अब चूंकि दिल्ली आ गया और कल रात खबर मिली कि चुनाव आयोग ने सैकड़ों पन्ने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई थी। 10 याचिकाकर्ताओं की तरफ से एसआईआर को रोकने के लिए या एसआईआर में जो अनियमितता थी उनको थामने के लिए चुनाव आयोग जिस तरह से एक तरफा फैसला के साथ एसआईआर बिहार में करना चाहता था, उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें योगेंद्र यादव, मनोज झा, एडीआर, पीयूसीएल, महुआ मोइत्रा और तमाम संगठन थे। तो अब कल देर रात, जैसा कि मैंने कहा, सैकड़ों पन्ने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। सुनवाई की तारीख अभी 28 तारीख है, हो सकता है पहले भी हो। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है चुनाव आयोग ने, जिसके कुछ पन्ने प्रिंट आउट मेरे पास है, चुनाव आयोग का इरादा ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। जो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि एसआईआर के दौरान आप वोटर आईडी या जो उनके आधार कार्ड है उनको कंसीडर करें, यहां तक राशन कार्ड। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया चुनाव आयोग ने, उसमें फिर वही पुरानी बातें दोहराई है, लेकिन और भी बहुत कुछ कहा है, याचिकाकर्ताओं के बारे में कहा है, उन पर भ्रामक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के आरोप लगाए हैं, और जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको माने बगैर अपनी पीठ थपथपाई है इन सैकड़ों पन्नों के इस हलफनामे में। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, 28 तारीख बहुत आम है। इसको समझने के लिए खास तौर से योगेंद्र यादव जी को हमने आमंत्रित किया। योगेंद्र यादव जी कल पटना में थे, एक जन सुनवाई कार्यक्रम किया था, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, फॉर्मर जस्टिस और उन सब के साथ मंच पर कई जिलों के ऐसे लोग आए थे, वोटर्स जिनका फॉर्म उनकी जानकारी के बिना जमा हो गया, उनके दस्तखत के बिना जमा हो गया, या उनके और भी बहुत सारे कंसर्न थे कि उनके वोट कट तो नहीं जाएंगे जिस तरह से दस्तावेजों की लिस्ट चुनाव आयोग ने दी। योगेंद्र यादव के पास जाने से पहले इसमें फिर से चुनाव आयोग ने यही दोहराया है कि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच एक बार फिर से उनसे दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी, वही दस्तावेज जिस पर सवाल। तो अब हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब 28 तारीख को सुनवाई होगी तो क्या हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के की सलाह को न मानना बहुत संदेश देता है। योगेंद्र यादव जी, आपने चूंकि पढ़ लिया होगा, आप याचिका करता हैं, कुछ पॉइंटर्स मेरे पास है, लेकिन पहले आपसे सुनना चाहूंगा कि इस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, इसके क्या मतलब निकाले जाए। शुक्रिया अजीत भाई। भाई, वैसे आपका प्रश्न ये नहीं है, लेकिन मैं शुरुआत में आपको सलाम करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि सिर्फ ये आपके लिए, जो यंग जर्नलिस्ट इसे देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, उनके लिए आपने नमूना पेश किया है कि जर्नलिज्म क्या होता है। कभी किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था, जर्नलिज्म वही है जो कुर्सी पे बैठे किसी व्यक्ति को तकलीफ दे। बाकी, उसने कहा था, बाकी पीआर एक्सरसाइज होती है, वो जर्नलिज्म नहीं होता। आपने पिछले 1 सप्ताह में, विशेष तौर पे, पर पिछले 15-20 दिन में वाकई दिखाया कि ये जर्नलिज्म होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपके नक्शे कदम पे चल के कुछ लोग बड़ी नौकरियों का, बड़े पैसे का लालच छोड़ के ईमानदारी से जमीन पे पत्रकारिता करेंगे। आपको ध्यान होगा अजीत भाई, जब ये सब सिलसिला शुरू हुआ था तो मैंने 2-3 चीज कही थी। मैंने एक तो कहा था कि अजीत भाई, आप गांव में जाके देख लीजिए, पता लग जाएगा। हमने देखा और पता लग गया। मैं तमाम टीवी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ताओं को और इन बड़ी बड़ी चैनल के एंकरों को चुनौती दे चुका हूं
कि आप बिहार का एक गांव चुन लीजिए, और मैंने कहा कि आप बीजेपी से पूछ के चुन लीजिए, उनकी सुविधा से चुन लीजिए। अगर उस एक गांव में ये बात सच्ची हो जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो मैं चैनल पे आके माफी मांगने को तैयार हूं और कह दूंगा कि नहीं, मैं गलत बात कह रहा था। हकीकत हम सब जानते हैं, और कल हमने पटना में जो जनसुनवाई की उससे भी यह हकीकत बिल्कुल एक बार फिर जाहिर हुई कि एक भी चीज जो चुनाव आयोग के लिखित ऑर्डर में है वो जमीन पे लागू नहीं हो रही है। हम उस पे आएंगे अभी। पहले हलफनामे में, ये 789 पेज का हलफनामा है, 789 पेजेस, मगर मूल हलफनामा 85 पेज का है। बाकी अपेंडिक्स हैं जिसमें खामखाम चुनाव आयोग ने सैकड़ों पेज के वो दिल्ली चुनाव के सैकड़ों पन्ने डाल दिए। जी 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 जी, वो मतलब ये कहने के लिए कि देखिए हमारे पास कितनी सारी शिकायतें आ रही थी, और चूंकि शिकायतें आ रही थी इसलिए हमने ये इलाज किया है। तो उसके सैकड़ों पन्ने फिजूल के, वो तो फाइल का पेट भरने के लिए होते हैं। और हमारे जमाने में कहा जाता था जिस बच्चे के पास एग्जाम में जवाब देने को नहीं होता वो बड़ी लंबी कॉपी लिखता है, बहुत ज्यादा लिखा करता है, वो सब चीजें। असली बात उनकी 80-85 पेज की है। हलफनामा क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई की सुनवाई में सवाल पूछे थे, मुख्यतः 3 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट ने, और हलफनामा इन तीनों का जवाब देता है। पहला सवाल ये था कि क्या चुनाव आयोग के पास ये संवैधानिक कानूनी शक्ति है कि वो इस तरह से वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखे जिसमें साथ में सिटीजनशिप की जांच करे? क्या ये आपका काम है? जज साहब ने पूछा। दूसरा सवाल ये था कि जो आपने टाइमलाइन दी है, इस टाइमलाइन से कैसे हो पाएगा? ये तो संभव नहीं लगता, ये तो गड़बड़ लग रहा है। और तीसरा सवाल ये था कि आपने जो 11 सवाल दस्तावेजों की सूची जारी की है, ये 11 दस्तावेजों में वो चीज क्यों नहीं है जो कि आम लोगों के पास है? खास तौर पे आधार के बारे में पूछा था। और अंत में चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसे ऑर्डर न लिखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, हम आदेश की भाषा में नहीं लिखते, हम इसे सुझाव की भाषा में लिख देते हैं ताकि आपकी इज्जत भी रहे, हमारी इज्जत भी रहे। ये भाव रहता है कोर्ट जब ऐसी चीजें कहता है। और आपको ध्यान होगा हमारी आपसी बातचीत में मैंने आपसे कहा था कि देखना चुनाव आयोग इसका विरोध करेगा, और मैं अभी भी आपको बताता हूं चुनाव आयोग और भी बड़े वकीलों को लेके आएगा। उसका बेसिक कारण ये कि अगर चुनाव आयोग की मंशा इस देश में बेहतर से बेहतर चुनाव करवाने की है, लोगों की सुविधा की है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मान लेना चाहिए था। बड़ा सेंसिबल सा सुझाव था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी नजर से न्याय संगत यही है कि आप आधार कार्ड को भी शामिल कर लीजिए। लेकिन मैंने कहा था अगर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है तो देखना चुनाव आयोग इसको मानेगा नहीं, इसका एड़ी चोटी से विरोध करेगा। और वही हो रहा है, चुनाव आयोग एड़ी चोटी से विरोध कर रहा है। इस पूरे हलफनामे में क्या है, मोटी बात मैं आपको बता दूं। जो पहला सवाल पूछा गया कि भाई आपके पास अधिकार कैसे हैं, चुनाव आयोग ने लंबा सा जवाब दिया कहते हुए हमारे पास हर संभव अधिकार है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 324 है जिसके तहत चुनाव को ठीक ढंग से करवाने की सारी ताकतें हमारे पास है। हमें किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट से भी हमें किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये सिटीजनशिप की जांच करना, जिसके बारे में जस्टिस धूलिया ने बहुत कड़ी टिप्पणी की, उसमें भी चुनाव आयोग अपनी जिद पे टिका हुआ है। जस्टिस धूलिया ने कहा था कि भाई आप तय कर लीजिए, ये आपका काम है नहीं, ये गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग अपनी जिद पे कायम है और उन्होंने कहा है कि नहीं, न सिर्फ हमारे अधिकार क्षेत्र में है बल्कि हमारी ड्यूटी है सिटीजनशिप की जांच करना। यदि नहीं करते तो इलेक्टोरल रोल गलत है, जिसका मतलब है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि जिस वोटिंग लिस्ट के आधार पर मोदी जी का चुनाव हुआ था वो वोटिंग लिस्ट जो थी वो खोटी थी। यही इसका निष्कर्ष निकलता है। दूसरा जो कि आपके काम से जुड़ा हुआ है ज्यादा, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो हमने टाइमलाइन बनाई थी ये बिल्कुल ठीक थी, और आप देखिए ना सारा काम हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया है। उन्होंने इस हलफनामे में 18 तारीख शाम का डॉक्यूमेंट दिया है, आप कल का भी बता रहे हैं, आप 21 तारीख का भी बता रहे हैं। तब तक चुनाव आयोग कह रहा था कि हमने 94% को कवर कर लिया है, जिसमें चुनाव आयोग उनको भी शामिल कर रहा है जो लोग चुनाव आयोग के हिसाब से डेड हैं या कि परमानेंटली शिफ्ट हो गए। सब कुछ कर करा के 94% का हिसाब दे रहा है। कल शाम को जैसा आपने बताया वो बढ़ के 96 हो गया है। और जिस दिन
सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन आएंगे तब तक पूरा हो चुका होगा, और मेरे ख्याल में कुछ वो 97-98 का आंकड़ा देंगे सुप्रीम कोर्ट में। और ये है, और उन्होंने कहा है सब चीजें सुचारू तरीके से हुई हैं, जो कुछ कहा गया था सब चीजें हुई, हम आएंगे उसके ऊपर। तो उनके हिसाब से सब कुछ चंगा सी, बिहार के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप लोग तो वैसे झूठ बोलते ही रहते हैं, जैसा चुनाव आयोग का मानना है, तो हम मतलब फिजूल की बातें करते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो सवाल था ये कि आप ये 3 कार्ड क्यों नहीं मानते चुनाव आयोग का, उस पे चुनाव आयोग का जवाब है, पहला जवाब ये है कि ये जो 11 दस्तावेज हैं, इनमें से एक ना एक हर बिहारी के पास उपलब्ध है। केवल उपलब्धि नहीं है, उन्होंने कहा है जितने बिहार के टोटल वोटर हैं उसके 3 गुना ये कार्ड उपलब्ध है। तो हर व्यक्ति के पास कम से कम 2-3 कार्ड तो ऐसे हैं ही हैं इन 11 में से। ये लिखित दावा है चुनाव आयोग का, तो वो है और मेरे वो उसके पास, वो है आंकड़े भी दे रहे हैं। सम ऑफ द 11 एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स इन बिहार, और उसमें जी, किस कौन सा कार्ड कितने % लोगों को है, पासपोर्ट कैसे जी, 36 लाख के पास है, बर्थ जी, जी, जी। सर्टिफिकेट है, वो सब दिया है जी। बड़े हास्यास्पद दावे हैं, उस पे हम आएंगे। तो हम्म, वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो हमने 11 दिए हैं वो बिल्कुल पर्याप्त है। आधार के बारे में चुनाव आयोग क्योंकि कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दरअसल चुनाव आयोग के अपने रूल्स में लिखा हुआ है आधार, और आधार कार्ड तो वो खुद एसआईआर में मांग रहे हैं, चुनाव आधार नंबर मांग रहे हैं। तो चुनाव आयोग तकनीकी तर्क लाता है, कहता है कि देखिए जो आधार का कानून है, उस कानून में लिखा हुआ है कि आधार अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। मगर ये बात बताने से चूक जाता है कि क्या मार्कशीट को अंतिम प्रूफ माना जाएगा, जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं 10वीं कक्षा की मार्कशीट, क्या आवास प्रमाण पत्र आपको नागरिकता का प्रूफ माना जाएगा, इत्यादि इत्यादि। खैर, तो वो कहते हैं एपिक के बारे में, वो कह रहे हैं कि साहब अगर एपिक कार्ड को मान, हमने तो जो व्यक्ति हमारी वोटर लिस्ट पे है उन सब के पास एपिक कार्ड है, तो अगर हम एपिक कार्ड को मान लेंगे तो इसका मतलब हमें तो पुरानी वोटर लिस्ट पूरी की पूरी स्वीकार करनी पड़ेगी, तब तो एसआईआर का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और राशन कार्ड के बारे में कह रहे हैं कि राशन कार्ड फ्रॉड है इस देश में, 5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड फ्रॉड निकले हैं, राशन कार्ड पे हम भरोसा नहीं कर सकते। 2 चीज महत्वपूर्ण है जो कि इन्होंने नहीं कही इस पूरे दस्तावेज में। नंबर 1, चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा है कि आधार फ्रॉड, जो पिछले कई दिनों से चल रहा था सोशल मीडिया पे, आधार ऐसा है, इतने ज्यादा आधार इशू हो गए हैं, ये है वो है, 120% आधार है, आधार पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इसका एक शब्द भी चुनाव आयोग ने अपनी पिटीशन में नहीं कहा है। और दूसरी अजीत भाई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर साइलेंस देखें इस पे, 789 पन्ने के अंदर एक शब्द भी इलीगल माइग्रेंट के बारे में नहीं है, म्यांमार के बारे में नहीं है, बांग्लादेश के बारे में नहीं है, नेपाल के बारे में नहीं है, घुसपैठियों के बारे में नहीं। ना तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये हमारा इरादा था, और ना ही कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी ढूंढा है। पूरे आंकड़े दे रहे हैं कि 90% ये, 2.5% ये, 2.25% ये, 0.01% ये, उसमें भी एक भी इलीगल माइग्रेंट इनको मिला हो, चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है। तो ये जो पिछले 20 दिन से इनके जो ट्रोल भांज रहे थे, मतलब चुनाव आयोग ने अब बीजेपी के ट्रोल के को एक करारा जवाब दिया, आप यही कह सकते हो अपनी चुप्पी से। जी, तो ये मोटी समरी है इस पूरे हलफनामे में जो है वो। ठीक है, अब मेरा इस पे सवाल है, आपने हलफनामा को समराइज किया, ठीक है। अब बात आती है कि एक ऐसी उम्मीद बहुत सारे लोगों को बंधी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उन्हें 11 डॉक्यूमेंट पर है, हालांकि बिहार में 10 ही है, एनआरसी है नहीं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट है। अब जैसे कल मैं एक वीडियो मैंने किया हाजीपुर में, जो वैशाली जिले में आता है, बट हाजीपुर लोकसभा चिराग पासवान की सीट है, 8 बार वहां से रामविलास पासवान सांसद रहे, रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री किसी जमाने में 77 में पशुपति कुमार पारस है। वहां में पासवानों की बस्ती में गया, महनार ब्लॉक है। और खैर फर्जीवाड़ा तो एक अलग कहानी है कि जहां भी जा रहा हूँ फर्जीवाड़ा के अलावा मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। मुझे मेरे पास इतने बीएलओ की रिकॉर्डिंग है सर, फोन पे इतनी रिकॉर्डिंग आ रही है मुझे, इतने बीएलओ की जानकारी मिल रही है मुझे। अगर 10 लोगों से रैंडम बात करता हूँ तो 5 बताता है कि उसका फॉर्म तो बीएलओ ने भर दिया, जाइए आप आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो डबल फॉर्म लेकर जो एनुमरेशन फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट देने की बात है, वो लेने और देने वाला दोनों नहीं मिला मुझे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, जो चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया उसमें वो सब भी उसने कर दिया, और जिले जिले में। तो वहां उस पासवान की बस्ती में मेरे कैमरे पर है
वो दलित वोटर थे सब एससी समाज के, वो कह रहे हैं कि हम तो रैयत हैं, किसी की जमीन पे हम रह रहे हैं 50 साल से, 40 साल से, हमारे पास, हमारे यहाँ कोई मैट्रिक भी नहीं किया, हमारे यहाँ यही आधार, यही राशन, यही वोटर कार्ड है, और अधिक से अधिक मनरेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई कागज ही नहीं है। तो वहां तो लोग मिले कि हमारे में तो आधा से ज्यादा लोगों के नाम ही कट जाएंगे, तो जो 2003 के बाद के हैं स्पेसिफिक। तो ये चुनाव आयोग को इस समझ में क्यों नहीं आ रहा, और लग रहा था कि शायद चुनाव आयोग को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसीडर कीजिए, तो इशारे समझकर आधार को कंसीडर करेगा, लेकिन एक तरह से आधार को उसी स्टैंड पर चुनाव आयोग है। तो अब हम कहें कि आने वाली तारीख में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पर तो हम बहुत बात कर चुके हैं, फर्जीवाड़े पर। चुनाव आयोग के इस हलफनामे पर जो ऑपरेटिव पार्ट है, जिसमें 80 पन्ने के आसपास, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख हो सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है आप लोगों को, आप लोगों की जो भी मांग है, वो मांग अगर नहीं मानी जाती है, तो फिर क्या होगा? हम 2 सवाल इसमें दोनों हैं। वो थोड़ा आगे की बात है अजीत भाई। मैं अभी चाहता हूं कि एक क्षण हम इस पे रुकें, ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स वाली बात कही है, क्योंकि चुनाव आयोग पहली बार इसका जवाब देता है। और मैं राहुल शास्त्री भाई, जो कि यहाँ नहीं है हमारी बातचीत में, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी बात को चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ा। आपको याद होगा, मैं आपके प्रोग्राम में बार बार कहता था कि भाई ये तो 8वीं क्लास का गणित नहीं करके आते। ये कह रहे हैं कि 4.96 करोड़ लोग 2003 में थे, तो इसका मान लिया कि वही 4.96 करोड़ लोग आज भी हैं। कैसी मूर्खता की बात है। तो अब चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में मान लिया है कि हाँ, ये मूर्खता की बात थी। हालांकि वो कहते हैं एज्यूमिंग बट नॉट कंसीडिंग, जो लीगल भाषा होती है, उसमें वो कहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों ने अनुमान किया है कि 1.1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई है और केवल 3.16 करोड़ लोग ही बचे होंगे। ये सब चुनाव आयोग अपने हलफनामे में मान चुका है। तो मैं तो राहुल शास्त्री जी को पहले बधाई देना चाहता हूँ कि वो मानना पड़ा चुनाव आयोग को। फिर चुनाव आयोग अब इस कुश्ती में है कि नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट तो सबके पास है, जो हम बता रहे हैं। अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ तो छोटी छोटी बातें हैं। मतलब ये पहली बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग ने इन तमाम अथॉरिटीज को चिट्ठी लिख के उनसे पूछा है कि भाई कितने मैट्रिक सर्टिफिकेट हैं, कितने कास्ट सर्टिफिकेट हैं इत्यादि। जिससे पहली चीज तो ये साबित होती है कि 24 जून का आदेश देते वक्त चुनाव आयोग के पास कोई आंकड़ा नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग ने चिट्ठियां ही बाद में लिखी। ये सब आपने जब शोर किया, हम लोगों ने शोर किया, उसके बाद चिट्ठियां लिखी हैं। मतलब उस दिन तक इनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। यही हमारे मन में शक था कि बगैर आंकड़े के लिया गया फैसला है। दूसरा, आप जब आंकड़े देना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे खेल है, जैसा कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं। कह रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो है वो तो बिहार में कुल मिला के बताते हैं कितना, 2 करोड़ 86 लाख लोगों को मैट्रिक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब इनका डेट देखिए कहां से, 1980 से गिन रहे हैं। अरे भाई, 1980 वाले को आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिसने 1980 में मैट्रिक की होगी, लगभग वो मेरी जनरेशन के लोग आ गए। मैंने 1980 में मैट्रिक की, वो तो 85 के रोल में आ चुके होंगे ऑलरेडी। एग्जैक्ट, वो 2003 के रोल पे ऑलरेडी है। उनको दिक्कत क्या है? उनका क्यों हिसाब दे रहे हो भाई? और वो दे रहे हैं सन 2025 का। भैया, जिसने 2025-24 में मैट्रिक की है, वो अभी वोटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के झूठे आंकड़े। सही पॉइंट पकड़ा। 2025 ही नहीं, हो सकता है 2022-23 में भी, हाँ 22-23 में किया होगा, वही तो होगा। 25 वाला 16 साल में करता है। तो मतलब सही पॉइंट आपने बोला कि अगर हम 80 क्या सर, हम अगर देखते हैं 95-97 तक भी जिसने मैट्रिक किया, यहाँ तक कि 98-99 तक भी जिसने मैट्रिक किया, और बिहार में तो लेट भी मैट्रिक करते हैं, 2000 में भी अगर मैट्रिक किया तो 18 पार कर चुका होगा, और 2003 की लिस्ट में वो ऑलरेडी आ चुका होगा। एग्जैक्टली। तो अगर आप अध्यापक होते कक्षा 10 के, और कोई बालक आपको ये हिसाब करके देता कि सर 1980 से 2005 का हो, तो अगर आप अच्छे अध्यापक हो तो कहते बेटा जरा ध्यान से किया करो। पुराने जमाने के अध्यापक होते तो बेंच पे खड़ा कर देते कि बेटा इतना भी नहीं जानते, ये 2019 से 80 से लेके 2000 तक का आंकड़ा मुझे काहे को सुना रहे हो? इसका क्या मतलब है इस आंकड़े का? जिस व्यक्ति ने 2000 में भी मैट्रिक की थी, वो व्यक्ति 2003 तक 19 साल का हो गया होगा, वोटर हो गया होगा, उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। उसका आंकड़ा मुझे क्यों सुना रहे हो? तो खैर, इसके बारे में हमने काफी रिसर्च कर ली है। चुनाव आयोग के कहने से हमारे आंकड़े की फिर पुष्टि होती है कि बिहार में जो लगभग
जो 20 से 40 साल, इनका अजीब ये, मैं कई बार लग सकता है कि इनमें थोड़ा इनकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास ही सर ली। मैंने 82 मैंने सर 82 में मैट्रिक किया और मेरी 59 इयर्स है। तो आप इसी से जी समझिए जो 80, 82, 85, 86 में किया होगा सब 45, 50, 55, 60 के अप्रोचिंग होगा। मतलब एग्जैक्टली। उसके सेकंड जनरेशन वाले भी वोटर बन चुके होंगे 8 साल पहले। तो चलिए, ये इनका झूठ वो हुआ, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं, थोड़ा तो शर्म करो यार, मतलब कैसी बातें आप कर रहे हो। फिर उसके बाद इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का आंकड़ा दिया जो ठीक होगा। 9 लाख सरकारी कर्मचारी बिहार सरकार के थे, 4 लाख पेंशनर थे, 13 पेंशनर लाख के करीब रहे होंगे। ये 14 आंकड़ा लाख झूठा मान नहीं लीजिए, है। 2013 14 लाख दोनों मिलके हुआ। हाँ 13 लाख 14 लाख हुए, जो बिहार के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो 1.25% 1.5% हुआ। फिर ये कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए 2001 से 2024 तक। मेरा 3 प्रश्न ये, करोड़ जो बाद में 93 लाख। ब्रैकेट में कहते हैं कि हुजूर, जिसको आपने 2024 में बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया, वो व्यक्ति आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा है, 18 महीने का बच्चा आपसे वोट लेने के लिए आ रहा है, मतलब क्या कर रहे हो आप ऐसी बातें करके। नीचे वो खुद ही लिख रहे हैं कि 2007 के से पहले वाले नॉट एलिजिबल हैं एटसेट्रा। तो आप ये आंकड़ा क्यों दे रहे हो भाई मेरे को? तब तो सही पॉइंट आपका है सर। फिर तो इनको आंकड़ा ये देना चाहिए था ना कि 2003 से जी मतलब 2000 से लेकर 2007 के बीच देते, तो फिर भी मानते हैं एग्जैक्टली। चलो 2000 से 2007 दे रहे हो, तो मान लो 2002 में है, 3 में है, जो अभी मान लो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल का जी होगा जी एलिजिबल वोटर। उसके जी। बाद तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो पहला मतलब इतने देखिए हास्यास्पद हाँ। चीजें हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है। मतलब आप सुप्रीम, मतलब कोर्ट के जजेस को आप क्या समझते हो? क्या उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं होगी, वो आपसे सवाल पूछेंगे? खैर, तो ये सब ये इनका। और दूसरा याद रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड, खेल सारे में ये है, इशूड को मान लिया कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपने कागज में इशू किया है, जिसका मतलब है कि आपके पास घर में होगा, है ना? इशू होना और रिसीव करना और उसको अपने पास रखना दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। इतने लोगों की हमने बात की जिन्होंने कहा मैट्रिक की तो थी मैंने, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है आज। कौन रखता है इन सब चीजें? तो वो सर। बहुत ज्यादा गैप रहता दूसरी है। दूसरी बात क्या सर कि हाँ, उसमें गरीब लोग, झोपड़ी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले, बाढ़ में क्या हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात जी कि इसमें एक और एम्बिग्विटी हो सकती है कि भाई आपने बर्थ सर्टिफिकेट अगर दिया 2001 से 24 के बीच, इसमें कितना कुछ डेथ भी हुआ होगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल में डेथ भी हुई होगी। एग्जैक्टली। हाँ तो मतलब उसका कोई, इस सब का आंकड़ा तरीका इसका ये होता है, ये एक्चुअली ये ना गिवर्स एंड पे वो कह रहे हैं कि मैंने टंकी में इतना पानी डाला, इसका मतलब आपने पी लिया होगा। मैं चाहता हूं कि आप बोतल में बताइए, जग में बताइए, गिलास में बताइए कितना पानी यहाँ आया। आपने टंकी में डाल के रखा था, उससे मुझे नहीं पता लगता कि मैंने पानी पी लिया है। तो खैर ये चल रहा है। फिर ये मैट्रिक के आंकड़े देते हैं। मैट्रिक के आंकड़े के अंदर भी जैसा हमने वही सब देखा, मैट्रिक के आंकड़े को तो हम देख ही चुके हैं कि क्या दिक्कत है। अब असली फ्रॉड देखिए क्या है। फ्रॉड असली इसमें 2 आंकड़े हैं। बिहार के निवास आवास प्रमाण पत्र जो है, आवास प्रमाण पत्र जिसके लिए आजकल बिहार में मार लगी हुई है, आप जानते हैं। बिहार के जिले जिले में लाख लाख एप्लीकेशन आए हुए हैं। डीएम ने हाथ जोड़ दिए हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, इतने एप्लीकेशन को हम अटेंड नहीं कर और सकते। उसमें एक इंटरेस्टिंग है कि 9 हाँ, लाख आज से कुछ महीने पहले तक आवास प्रमाण पत्र बनने का एक आधार कार्ड को उसका माना जा रहा है आधार। ये भी जी। इंटरेस्टिंग है। और हाँ, अब उसको बदल दिया है इन्होंने, है। हाँ, है। तो खैर ये सब है। अब आप सुनिए इनकी बात, आप विश्वास कीजिएगा और हंसिएगा। इनके हिसाब से बिहार में 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। बिहार की आबादी है इस वक्त कोई 10-11 करोड़ के बीच में, कोई 11-12 करोड़ के करीब बिहार की आबादी है। और ये 14 करोड़ आवास पत्र इशू कर चुके हैं। भैया किसको इशू कर रहे थे, किस देश में जाके इशू कर रहे थे? क्या आप उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, नेपाल में कर रहे थे, कहां जाके इशू कर रहे थे? और ये जो 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र इशू हो चुके हैं, वो कहाँ गए? अंतरिक्ष में गए? अगर वो होते 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र भैया, तो ये लोग बेचारे गरीब लाइनें लगा के ना बैठे होते। वो औरत, कल हमारी जन सुनवाई में एक औरत ने कहा कि मेरे पास जो राशन का चावल था वो मैंने बेचा, उससे मैंने 150 रुपया लिया, उससे मैंने जाके एक प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया, है ना। राशन का चावल बेच के वो औरत प्रमाण पत्र ले रही है। जाहिर है अगर आपके 14 करोड़ प्रमाण पत्र घूम रहे होते, 14 करोड़ का मतलब है बिहार का हर
दो महीने का बच्चा भी अपने जेब के अंदर आधार प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है। बिहार में जितने आधार हैं उससे ज्यादा ये प्रमाण पत्र हैं, आवास प्रमाण पत्र। मतलब आप इसमें सोचिए सर किस मैं तरह की बातें कह जब जब आज मैं फ्लाइट से आ रहा था तो ये पन्ने पलट रहा था, ये देखिए मैंने भी वही आधार वही वाला आवास वाला मार्क किया यहाँ पे, जी और जी मैं 4-5 बार पढ़ा इसको ऐसे करके इकाई-दहाई जोड़ा कि 1 करोड़ 38 लाख है कि 13 करोड़ है, भूल गया था मैं भी शुरू में सवाल पूछना, और ये मार्क किया हुआ है कि ये 13 जी करोड़, 13 नहीं एक्चुअली 14 करोड़। अब इसमें इतना ही नहीं है सर, ये भी है कि एक घर में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, जैसे बहुत बस्ती में तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 डिपेंडेंट हैं, तो जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा क्या उसके 6 साल के बच्चे के पास भी होगा और 22 साल की बहू नहीं के पास भी होगा, और सबके पास वो जिसका कैसे होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि बच्चा बुजुर्ग सबके नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, सबके पास होगा तो भी पूरी आबादी 100% कवर हो गई जैसी स्थिति है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब वही विचित्र आप देखिए, तो मतलब किस, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की बातें कह रहे हैं, ये बात है ना। और मतलब आप एक कॉमन सेंसिकली एक्सपीरियंस भी कीजिए। इनके हिसाब से बिहार में जितने आधार हैं उससे ज्यादा बिहार में आवास प्रमाण पत्र हैं। आप आपके जो भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि जस्ट बाहर निकलिए गली में, और गली में जो 3 लोग मिले उनसे पूछ लीजिए, भाई साहब आवास प्रमाण पत्र आपके पास है, आपके पास आधार है? 3 में से 10 में से 9 लोग बोल देंगे आधार मेरे पास है, और 10 में से 2 लोग नहीं बोलेंगे मेरे पास आवास प्रमाण पत्र है। कौन सी बातें करते हैं, किसकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इनके खेल आगे, जाति सर्टिफिकेट 8 8 करोड़ करोड़ 72 लाख। 72 लाख जाति सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं। अब आप देखिए, जाति सर्टिफिकेट अमूमन जो एडल्ट होता है उसको इशू किया जाता है, क्योंकि जो एडल्ट नहीं है उसको जाति सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। कभी स्कूल में बच्चों को कभी कभार जरूरत होती है, और ये आमतौर पे जिन लोगों के पास शिक्षा होती है, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है, वो व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र लेता है। और जैसा पिछली बार मैंने आपको बताया था, इसके बारे में एक शोध हुई थी, काफी साल पहले शोध हुई थी, जिसने बताया था कि दलितों में कोई 20-25 दलितों में 1/4 के पास प्रमाण पत्र है। बिहार में आदिवासी जिनकी आबादी बहुत ही कम है, उनके में 1/3 के पास था जाति प्रमाण पत्र, उनके पास थोड़ा ज्यादा था। और ओबीसी में कोई 18% के पास था। हो सकता है पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हो गई हो चीजें, लेकिन इंप्रूव ऐसी हो गई हो कि बिहार के 8 करोड़ संभव मतदाता हैं और 8.5 करोड़ बिहार के अंदर जाति प्रमाण पत्र घूम रहे हैं। माने ये फिर आप किसको ये बातें कह रहे हैं? और अगर ये था तो ये पागल लोग कौन है जो कि जाति प्रमाण पत्र की लाइनें लगा के खड़े हुए हैं इस समय? बीएलओ हर घर में जाके बोल रहा है, हर घर में बीएलओ सिंपल संदेशा दे रहा है, भैया या तो आवास बनवा लो या जाति बनवा लो, है ना। एक बात बताइए अगर सर, थे तो क्यों कह रहा है बीएलओ डेविल्स सबको? एडवोकेट, एक चीज बताइए, जो जाति प्रमाण पत्र वाला जो इनका कॉलम है जो पन्ने चुकी हुई है, मैंने भी प्रिंट किया, अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 8 करोड़ 72 72 लाख लाख 157, ठीक है। जी। अब इसमें लिखा हुआ है 2011 से 2025 के बीच जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार डेटेड 21/7/2025 की ये सूचना है जो सामने। तो क्या ये सरकारी डॉक्यूमेंट में भी ये कुछ गड़बड़ी कर देंगे नंबर्स का? ये नहीं नहीं, थोड़ा मेरे सा ख्याल में फोर्जरी नहीं होगी, ऐसा मेरा अभी भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फोर्ज डॉक्यूमेंट ये नहीं देंगे। मगर क्या होता है, कैटेगरीज का खेल हो जाता है। वो कहीं दिखा देंगे कि सरकारी रजिस्टर में इतने लाख लोगों को हमने एससी डिक्लेयर किया, और उनको सीधे मान लेंगे कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो गया। कुछ ऐसा खेल होगा। अब इसकी हम जांच करेंगे कि क्या खेल है, लेकिन कॉमन सेंसिकली इसमें कोई तुक नजर नहीं आती। मतलब जो चीज, जैसे आधार जो आपके पास हर व्यक्ति की जेब में दिखाई देता है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट उतना ही प्रेवलेंट बिहार में है तो भाई पता लगता ना। अजीत अंजुम घूम रहे हैं बिहार की सड़कों पे, गांव में घूम रहे हैं, लोग उनको कागज कास्ट सर्टिफिकेट फड़फड़ाते हुए दिखाई देते। हाँ साहब चिंता ना करो, कास्ट सर्टिफिकेट है हमारे पास। अगर होता तो ऐसी स्थिति क्यों होती? आपने जिस परिवार का जिक्र किया, जो पासवान परिवार है, वो तो आराम से कह देता ना, पासवान तो दलित हैं, वो तो आराम से एससी सर्टिफिकेट आपको दिखा सकते थे। क्यों नहीं? नहीं है, ये सच्चाई है। और इसके अलावा अब ये कह रहे हैं एक नई चीज, वो ये फैमिली रजिस्टर। आपने किसी व्यक्ति, इसे वंशावली बोलते हैं बिहार के अंदर शायद, आपने किसी व्यक्ति को पिछले 2 हफ्ते में सुना ये कहते हुए कि मेरा काम फैमिली रजिस्टर से चल जाएगा? नहीं, मैंने एक व्यक्ति को नहीं सुना। और ये पता लगता है कि बिहार के अंदर साहब ये कोई 2 करोड़ लोगों के पास है।
हाँ नहीं, 2 इन्होंने कहा करोड़ लोग 40 लाख फैमिलीज के पास ये है, और और मल्टीप्लाइड बाय 4 करके 2 करोड़ कर मल्टीप्लाइड बाय 5 करके 2 करोड़। 5 करिए। हाँ। अब 2 करोड़ लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट हो और अजीत अंजुम बिहार में घूमे और उनको मतलब हवा भी ना लगे कि 15 दिन के अंदर आप पता नहीं कौन से बिहार में घूम के आ गए कि आपको 2 करोड़ में से एक व्यक्ति दिखाई न दिया। माने ये फर्जीवाड़ा है। खैर इसके बारे में और समय लगेगा इसको देखने में, फर्जीवाड़े को। मैं आपको एक और चीज पे ले जाना चाहता था जो आपका सीधा सीधा काम से ताल्लुक करता है, जहां इलेक्शन कमीशन ने दोबारा दोहराया है कि साहब ये जो हमारी डेडलाइंस हैं, इन डेडलाइंस को हम मीट कर रहे हैं ना। उन्होंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि क्या क्या डेडलाइंस थी। अब जो लगभग मीट कर चुके हैं, अब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं। ये मैं पेज नंबर 23 पे देख रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन है ना जी। अब देखिए क्या क्या चमत्कार बिहार में हो चुके हैं। ये उनकी चुनाव आयोग की अपनी सूची है, ये आपने अपने मन से नहीं बनाई है। वो कह रहे हैं कि ये सब काम थे और ये सब काम सुचारू रूप से संपन्न हो गए हैं। पहला है प्रिंटिंग एंड हैंडिंग आउट ऑफ प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म टू इलेक्टर्स एंड बीएलओ। तो प्रिंटिंग हो गई। अब मैं पहले प्रिंटिंग शब्द पे ही मैं रुकता हूं। अगर प्रिंटिंग हो चुकी होती तो पटना के अंदर वो खाली ब्लैंक फॉर्म क्यों दिए जा रहे थे? क्योंकि प्रिंटिंग नहीं हुई थी। सीधी बात है, आपके पास फॉर्म देने लायक थे ही नहीं। हमने एक्सपीरियंस किया और कल तक नहीं थे, और कल तक नहीं थे। एक वोटर एक बीएलओ कहीं नहीं दे रहा था। कल मतलब 20 तारीख थी शायद ना, कल 21 थी, 20 कल 21 थी जी, 21 थी 21 तारीख। तो अगर आप देखेंगे कि इफेक्टिव, ये तो 25 से इफेक्टिव मान रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं 1 तारीख से भी इफेक्टिव होता है। तो 21 दिन तक आपने नहीं किया किसी को, लेकिन इसमें जो दावा है, चलिए आप बताइए। पहली बात कि 2 फॉर्म तो पूरे बिहार में कहीं प्रिंट नहीं हुए और पटना और कुछ शहरों में तो 1 फॉर्म भी प्रिंट नहीं हो सका क्योंकि देने को था ही नहीं। इसीलिए वो बिल्कुल खाली फॉर्म जो नगर पालिका के कर्मचारियों से करवाए जा रहे थे, जिसपे आपने स्टोरी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स टू इलेक्टर्स। तो इनके हिसाब से हाउस टू हाउस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स टू ऑल एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स इन डुप्लीकेट थ्रू हाउस टू हाउस विजिट। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि हर वोटर को डुप्लीकेट के अंदर फॉर्म उसके घर जाके दिया गया। सच्चाई क्या देखी हमने अजीत भाई? पहली बात, बीएलओ वोटर के घर नहीं आया। अधिकांश केसेस में वोटर बीएलओ के घर गया है। दूसरी बात कि डुप्लीकेट में फॉर्म किसी को नहीं मिला। बिहार का एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला है जिसने कहा कि डुप्लीकेट में फॉर्म उसको मिला। और तीसरी बात कि वो कह रहे हैं कि ये वोटर को दिया जा चुका था। कल तक की मैं आपको बात बताता हूं। कल हमारी जन सुनवाई के अंदर कितने ही लोगों ने कहा हमारे मोहल्ले में अभी तक कोई व्यक्ति आया ही नहीं। अभी भी बिहार में शायद ये फिगर 60-65% के करीब होगा, इससे फालतू नहीं है। अभी भी लगभग 1/3 वोटर ने फॉर्म की शक्ल तक नहीं देखी। ये बट उनके बिहाफ में, लेकिन उनके बिहाफ में अपलोड किया गया ना सर। अगर जी वो अलग खेल है, उस पे मैं आ रहा हूं। इसलिए नंबर बढ़ा देंगे। जी फिर ये कह रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ बीएलओज विद रेस्पेक्ट टू द एक्सरसाइज। सारे बीएलओ को इन्होंने ट्रेन भी कर दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग के अपने ही हलफनामे में अभी तक बीएलओ की संख्या केवल 77,000 बताई जा रही है, जिसका मतलब है चुनाव आयोग ऑफिशियली कबूल कर रहा है कि आज भी 20,000 बीएलओ के पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो जो रिक्त पद है वहां भी ट्रेनिंग हो रही है। बीच में कहीं से खबर आई थी कि 13,000 और बढ़े, लेकिन चलिए मान लीजिए बढ़े ना बढ़े। इसमें एक और पॉइंट है सर, जो चीज बता रहे हैं कि सब इलेक्शन कमीशन ने किया, ये इलेक्शन कमीशन ने कर दिया 25/6 से लेकर और 26/7 तक ये। लेकिन जो हम लोग आज बात कर रहे हैं और कल भी बात कर रहे हैं, उस दायरे में अगर देखें तो जितनी चीज आपने बताई हमें होती भी नहीं। मैं एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि बहुत बीएलओ गए होंगे बहुत जगह, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने सर कहा कि हर वोटर के पास 3 बार बीएलओ जाएगा, तो 3 बार बीएलओ जाने वाला मुझे कोई वोटर नहीं मिला जिसका 3 बार गया होगा।
देखिए, बीएलओ बेचारा तो विलेन बन गया है इस पीस में। हाँ, हाँ, बेचारा वो क्या करे बीएलओ, मतलब वो कोई खुदा सही बात। नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। उस बेचारे के सर पे पड़ गया है कि तुम्हें 1200-1400 लोगों का परसों तक काम कर देना है, नर्सों तक जो काम जो कर देना 3-4 है। महीने में होना चाहिए था। जी, जी, एग्ज़ैक्टली। अभी आप पढ़ते जाइए उसी कॉलम को जो कि हो चुका है। फिर कहते हैं फिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स अलोंग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स so that it can be uploaded online or it can be uploaded online. तो साहब फिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट भी पूरा हो गया है, जैसा हमने देखा बहुत केसेस में। फिर हो सकता है 1/4 1/3 केसेस में लोगों ने देखा भी नहीं है वो फॉर्म जो कि उनके जरिए फिल कर दिया गया है ना। हमने आपने इसको अब तो आपने जिस हिम्मत से और शिद्दत से इस चीज को दिखाया, अब तो ये इंटरनेशनल स्कैंडल बन चुका है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ये कहते हैं यही नहीं, आप अभी मतलब धीरज रखिए, अपलोडिंग ऑफ कलेक्टेड फॉर्म्स भी हो गया है। मैं एक पॉइंट सिर्फ कहूंगा, कुछ हुआ नहीं कहना ठीक नहीं होगा। हुआ, अब कितना परसेंट हुआ वो बात हो सकती है कि 60% ने खुद भरा, 30% ने बीएलओ फर्जी किया, लेकिन मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे विचार से हो सकता है 1/4 से 1/3 लोगों के करीब ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म देखा ही नहीं, जिनके नाम पे फॉर्म भर दिया गया, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है ना। तो ये फर्जीवाड़ा है। यही नहीं, इसके बाद कहते हैं बीएलओ टू गिव रिकमेंडेशंस ऑन ईच फॉर्म रिसीव्ड। उस बीएलओ बेचारे ने रिकमेंडेशन भी दिया होगा, ये भी हो चुका है। BLO supervisor to check the BLO's output in quantitative as well as qualitative terms, and AERO to verify all forms not recommended by BLO। ये सारा चमत्कार बिहार में हो चुका है। अब ये किस देश की बात कर रहे हैं, वो बिहार है, बेल्जियम है, मुझे पता नहीं, पर कम से कम वो प्रदेश तो नहीं है जहां कल तक आप घूम रहे थे और जिसमें आज भी बैठा हुआ। तो इतनी बड़ा झूठ सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल सकना, पर इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। दाद देता हूं मैं, मतलब कई लोगों के इतना बड़ा झूठ बोलते हुए, मतलब एक किसी भी साधारण इंसान को थोड़ा तो शर्म वरम आती है, वो जूते की तरफ देखता है, दाएं बाएं। और मुझे हैरानी हो रही है योगेश जी कि 15 दिन से हम जैसे लोग वीडियो एविडेंस बता रहे हैं। एक्सप्रेस में संतोष सिंह ने शुरू में 5-6 स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस की, उनकी दामिनी नाथ, संतोष सिंह, इन लोगों ने किया। सब कुछ वीडियो और टेक्स्ट एविडेंस में सामने है। वोटर्स का, उनके नाम, उनके फेस, उनकी कंप्लेन, जैसे उनके बाप दादा मर गए, बाप माँ मर गए, उनका भर दिया गया, या वो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनके पास कोई आया नहीं, फर्जी भर दिया गया। वो कह रहे हैं कि हमने सिग्नेचर देखा नहीं, प्लीज दिखाओ तो कि कैसा हमारा फर्जी सिग्नेचर किया। ये सब कुछ आने के बाद टिल डेट, टिल नाउ, एक जगह भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी खामी, अपनी एम्बिग्विटी, अनियमितता, फर्जीवाड़ों को कबूल नहीं किया। उल्टे सबको भ्रामक, तथहीन, मिसलीडिंग कर रहा है। तो मैं तो 3-4 दिन से ऐसे वीडियो जानबूझ के टैग कर रहा हूं कि प्लीज इसको मिसलीडिंग कहिए, प्लीज इसको तथहीन, भ्रामक कहिए। तो ये तो सरासर बेशर्मी है कि जो ब्लेटेंटली दिख रहा है, जो सबको दिख रहा है, उसको भी आप मानने, कबूल करने को तैयार नहीं। जी, पूरे एफिडेविट में इस बात का जैसे मैंने कहा कि राहुल शास्त्री ने इनके आंकड़ों की पोल खोली, उसका कम से कम जिक्र है एफिडेविट में। कहा गया है अगर इसको मान भी लें तो ये होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये जो फर्जीवाड़े की रिपोर्ट आपने दिखाई है, जो इंडियन एक्सप्रेस में दिखी, और अब पिछले 3-4 दिन से कई और जगह पे भी आनी शुरू हो गई। बीबीसी में बहुत अच्छी एक रिपोर्ट, भास्कर ने भी कुछ स्टोरी की, भास्कर ने रिपोर्ट किया। मैंने देखा प्रभात खबर के भी कुछ लोकल एडिशंस के अंदर ये खबरें छपी हैं। किसी चीज का कहीं जिक्र नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्रेजन इट आउट, कि कुछ मानने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहो, सब कुछ चंगा सी। और अब देखना होगा इस पे कैसे विचार किया जाता है। लेकिन वाकई मुझे बहुत दुख हुआ कि एक संवैधानिक संस्था है, कह भी सकते थे कि हमारे से, चलिए हम कह रहे हैं 20-25%, वो कह सकते थे 2-2.5% में हमसे ये, और उसको हम करेक्ट करेंगे, और उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, पर बिल्कुल शुद्ध, मतलब एक संवैधानिक संस्था कर रही है। अरे पार्टी करती है, कोई नेता करता है, लोग कहते हैं चलो ये तो ऐसा ही झूठा है, पर संवैधानिक संस्थाएं जब ये काम करना शुरू करते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देते हुए, ये एफिडेविट है, जिस एफिडेविट में झूठ बोलने पर जिस अफसर ने साइन किया है उसको सजा मिल सकती है, ये वो डॉक्यूमेंट है। अब वो भी बेचारा कोई होगा, कहीं कोई अंडर सेक्रेटरी होगा जिसने साइन किया होगा, उस बेचारे को भी क्या दोष दिया जाए, लेकिन ये स्थिति आ गई। तो
ये जो चुनाव आयोग इस बात किसी भी एक बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि कोई भी इस प्रक्रिया में गड़बड़ हुई। उनके हिसाब से सब कुछ जैसे प्लान किया गया था स्मूथ तरीके से हुआ है और बिहार में आदर्श तरीके से इसको एसआईआर को लागू किया गया है। ये चुनाव आयोग का दावा है। अब इसकी अब सच्चाई एक सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी, वो एक अलग बात हाँ, सॉरी, आप क्या करें थे इसकी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट? के सामने आएगी कि भाई ये हुआ क्या था। कोई तो सुप्रीम कोर्ट को भी बताएगा ना कि भाई अजीत अंजुम ने ये कहा है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये है और फला रिपोर्ट में और इतने लोग इंटरव्यू में ये दे रहे हैं। वो सारी चीज कहीं तो आएगी, आनी चाहिए। इस देश को अधिकार है जानने का कि ये जो जो एक्सरसाइज पूरे देश में होने वाली है उसका पायलट जब बिहार में हुआ तो वहां क्या हुआ, ये सच तो आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन मुझे मुझे भी बेहद दुख हुआ कि इन्होंने मतलब इशारा भी नहीं किया है कि कहीं कुछ समस्याएं आई थी हमें, कैसे चेक की जा सकती है। देखिए, अब और इसमें इसका एक तीसरा सवाल है हिस्सा सर, वो है जो डॉक्यूमेंट्स वाला है। मैं जी उसी पे आ रहा था। मैं पहले एक सवाल जी पूछता हूँ ताकि समराइज कर दूं, दर्शक को पता चल जाए कि जब शुरुआती में नोटिफिकेशन आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से 24 तारीख को 19 पन्ने का, तब तो 11 दस्तावेजों की लिस्ट थी और एक से कायदे से 5 दिन बाद बीएलओ अगर उन्होंने शुरू किया फॉर्म लेना तो 3-4 दिन तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि वो दस्तावेज नहीं मिल रहे थे। 4 या 5 तारीख को अखबार में विज्ञापन दिया गया कि आप बिना दस्तावेज बिना फॉर्म के खटाखट लेना शुरू कीजिए और अधिकारियों का बीएलओ पर प्रेशर बिल्डअप हुआ। उसके बाद सर मैंने जितने फॉर्म देखे, अगर परसेंटेज बोलूं तो शायद 5-10% होंगे जो डॉक्यूमेंट के साथ हैं, बाकी सब विदाउट डॉक्यूमेंट सीधे बिना फोटो के भी जमा हुए। अब बात एक है जिसका जवाब आप आगे दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो आगे सवाल पूछेंगे। अभी पहला है कि जब सुप्रीम कोर्ट सादा कागज पर मतलब फॉर्म पर बिना फोटो बिना दस्तावेज के, माफ करिए सुप्रीम कोर्ट बोला, चुनाव आयोग अगर एक्सेप्ट अभी तक अपलोड कर लिया, ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो जाएगा 1 तारीख को, लेकिन इसमें फिर वही बात है कि ईआरओ 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक स्क्रूटनी करेगा। क्लेम्स ऑब्जेक्शन पीरियड में ईआरओ एईआरओ ये सब बिल के ये देखेंगे कौन बोनाफाइड वोटर है, किसके नाम कटेंगे किसके जुड़ेंगे, और उस बीच फिर से दस्तावेज मांगे जाएंगे, वही दस्तावेज जिस पर इतना विवाद है। तो भाई आप अगर 1 महीने 25 दिन में वो दस्तावेज नहीं ले पाए या उसके बिना अपने खटाखट टारगेट पूरा कर दिया तो फिर वो पीरियड भी बहुत कॉम्प्लिकेशन का, बहुत तनातनी का, बहुत तनाव का पीरियड होगा। अजीत भाई, इस दस्तावेज की, इस एफिडेविट का सबसे बड़ा खेल यही है। इसको बारीकी से समझिए। चुनाव आयोग इस पूरे 85 पेज में कहीं आपको बताता ही नहीं है कि जिन लोगों ने बिना डॉक्यूमेंट के अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है उसका क्या किया जाएगा। मतलब ये तो बताता है कि उस पे ईआरओ विचार करेगा, ईआरओ लोकल इंक्वायरी के जरिए और जहां जरूरत हुई डॉक्यूमेंट्स के जरिए उस पर फैसला लेगा। मगर फैसले का आधार क्या होगा? आपने जो कहा, होना जो चाहिए था, जो चुनाव आयोग ने अब तक लिखित आदेश दिए हैं उसके अनुसार चुनाव आयोग ने केवल आपको ये ढील दी थी कि भाई दस्तावेज तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अभी हमने आपको ढील दे दी है कि 25 तारीख तक दस्तावेज मत दो, बाद में दे देना। लेकिन दरअसल एफिडेविट में नहीं कहा गया है। एफिडेविट इस बात को खोल के रखता है कि 1 अगस्त को अगर कोई ईआरओ चाहे तो वो बिल्कुल बिना दस्तावेज वाले, ऐसे जिसको 2003 के बाद वाला वोटर है जिसने कोई दस्तावेज नहीं दिया है, ईआरओ कह सकता है मैं संतुष्ट हूं, इसका नाम शामिल कर दिया जाए, हो गया मामला। लेकिन उसके पड़ोस के कमरे में बैठा ईआरओ एग्जैक्टली उसी केस पे कह सकता है मैं संतुष्ट नहीं हूं, इनको बुलाइए, इनका इंटरव्यू किया जाएगा या इनसे दस्तावेज मांगे जाए। एक जिले में एक आदेश हो सकता है, दूसरे जिले में दूसरा आदेश हो सकता है। वही ईआरओ एक फाइल पे एक आदेश दे सकता है और एग्जैक्टली उसी वैसी ही फाइल पे दूसरा आदेश दे सकता है। मतलब और सबसे खतरनाक खेल ये क्योंकि है डॉक्यूमेंट से बाहर आप विवेक पर और उसके डिस्क्रिप्शन पे चले गए। जी, सबसे खतरनाक बात यही है अजीत भाई, जब ये सारी एक्सरसाइज शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि अगर चुनाव आयोग अपने लिखित आदेश का पालन करेगा तो कम से कम 2-2.5 करोड़ लोग वोट से वंचित होंगे। मैं आज भी उस पे कायम। अब 2-2.5 करोड़ वोट तो निकालने की इनकी हिम्मत नहीं है और वो सच बात ये है कि उसमें बीजेपी के तो वोट जाएंगे। अब उसके लिए बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है कि नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, उसके बगैर कर लेंगे।
जहां जरूरत होगी वहां हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे। कहाँ जरूरत आपको होगी, किस केस में जरूरत होगी, आप कैसे तय करेंगे कि आपको जरूरत है? बिहार के हर नागरिक के लिए एकदम समान प्रक्रिया होनी चाहिए। या तो आप स्पष्ट कहिए, जिसने भी अपना फॉर्म में डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया है, वो सब लोग अपना डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। या तो ये कहिए, वो कहने को तैयार नहीं है। या ये कहिए कि सबके लिए छूट हो गई है, किसी को डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है, सबका स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसा बिहार में लोग बेचारे मान के बैठे हुए हैं कि नहीं हमारा तो अपलोड हो गया, सब हो गया हमारा तो काम। क्योंकि मैं बीएलओ से भी नहीं, जब पूछा सर, बीएलओ से भी 50 बीएलओ से पूछा, क्या आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि अभी तो फॉर्म फटाफट जमा कर लो और 1 अगस्त से या 26 तारीख के बाद फिर से सबको जाके वो डॉक्यूमेंट मांगोगे? तो उसमें से 80-90% बीएलओ कह रहे नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। 2-4 कहते हैं कि हाँ, दस्तावेज कहा गया है कि दस्तावेज कलेक्ट करते रहना। मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है और वोटर निश्चिंत हो गए, हमारा तो फॉर्म अपलोड हो गया, हमने दे दिया, बीआरओ साहब ने ले लिया। या बिना दिए वही अपलोड हो गया तो भी हो गया। सारा खेल यही है। बीएलओ को क्लैरिटी नहीं है क्योंकि सीईओ को क्लैरिटी नहीं है। सीईओ को क्लैरिटी इसलिए नहीं कि चुनाव आयोग क्लैरिटी देना नहीं चाहता, क्योंकि क्लैरिटी अगर दे दी तब तो आपको हर बिहारी को एक बराबर तराजू पे तौलना पड़ेगा। या तो सबको कहना पड़ेगा तुम दस्तावेज दो, या सबको कहना पड़ेगा कि दस्तावेज से छुट्टी है तुम्हारी। सारा खेल ही यही है कि एक जिले में या उस जिले के कुछ गांव में एक तरह के कसौटी पे कसा जाएगा और उसी जिले के दूसरे गांव में दूसरी कसौटी पे कसा जाएगा। ये जो मनमर्जी, ईआरओ की मनमर्जी का खेल है, वो सबसे खतरनाक है। और इसलिए इसको उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी जाके क्लैरिटी होगी कि भाई ईआरओ कैसे करेगा। ये जो है ईआरओ लोकल इंक्वायरी के जरिए पता कर लेगा, ये तो इसका मतलब है तो खुल्लम खुल्ला दो तरफा काम होगा। और ईआरओ की मनमर्जी का मतलब है ऊपर से जो आदेश आएगा, जिसका मतलब है रूलिंग पार्टी का जो आदेश आएगा। अगर वो होगा तब तो तो यही तो सबसे खतरनाक चीज है। 2-2.5 करोड़ का वोटर काटने की किसी की मजाल नहीं है इस देश के अंदर। कटेगा 20-30 लाख का, 40 लाख का कटने की होगा, लेकिन कटेगा वो बड़ा सेलेक्टिव। तो इट इज बिकमिंग सेलेक्टिव इंटरवेंशन इन रोल्स एक्सरसाइज, SIR। सेलेक्टिव इंटरवेंशन अब होने लगा है, ये खेल अब होने। एक चीज और बताइए, जैसे इलेक्शन कमीशन शुरू से कह रहा है, इस हलफनामे में भी है, जो ईआरओ दर्शकों को बता दें, ईआरओ जो होते हैं आमतौर पर सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, एसडीएम एसडीओ जो भी कहें, और एईआरओ जो होते हैं बीडीओ सीओ लेवल पे होते हैं। तो इसमें एक चीज मैं ये और जो डीएम होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जिनके पास बाद में अपील होगी अगर कोई एम्बिग्विटी है। अब इसमें अगर ईआरओ जो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि ये जो लिस्ट है, पब्लिश लिस्ट जो ड्राफ्ट, वो जो पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट है और ये होंगे, उनको भी शेयर किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को, और उसके बाद ये तय किया जाएगा। तो भाई यहाँ भी एक आशंका बहुत लोगों को लगता है कि बीएलए लगभग बूथ लेवल एजेंट 52,000 शायद बीजेपी के हैं, 48,000 आरजेडी के हैं, 53,000 आई थिंक बीजेपी के हैं, और सत्ताधारी दल के बीएलए का ऑब्वियसली एक रुतबा होता है, क्योंकि तो पॉलिटिकल पार्टी जो जिसकी है वो है मोदी जी की और वहाँ बीजेपी की। तो बीएलए, बीएलओ और ईआरओ या एईआरओ और ईआरओ सीधे सरकार का अधिकारी है, ठीक है, चुनाव के समय उनको ईआरओ कहते हैं, बाकी समय एसडीएम है। तो यहाँ भी कुछ दिखता है क्या कि कुछ बीच में मिलीभगत हो सकती है, आशंका? कागज पे कोई दिक्कत नहीं है, कागज पे इस आदेश में कोई गलती नहीं है, क्योंकि BLA नामक चीज को अब चुनाव आयोग काफी समय से एक्सेप्ट कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अधिकार है कि बीएलओ के साथ हर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी अपना एक व्यक्ति जोड़ सकती है और उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। पॉलिटिकल पार्टियों को रोल्स की कॉपी दी जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो खतरा है वो वही है जो एक वीडियो से भी बिहार में आया था कि बीएलए के नाम पर अपनी सीट के साथ बीजेपी के या किसी और पार्टी के कार्यकर्ता को बैठा लिया जाएगा और आप जाएंगे पूछने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं आपके साथ, तो कहा जाएगा ये तो बीएलए। ये सब है। वैसे कागज में इसमें कोई ऐतराजजनक बात नहीं, नहीं होना भी चाहिए। इन्फ्लुएंस की बात करो, जिसके पास पावर है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, अपोजिशन में व्यवहार में इस रास्ते का इस्तेमाल करके गड़बड़ी करने की गुंजाइश हो सकती है, वो सही कह रहे हैं जी। अब आखिरी सवाल आते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि तारीख है, इस हलफनामे के आधार पर आपकी तरफ से भी जो जवाब जा रहा होगा,
तो वहां क्या लगता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एंटिसिपेट करना मुश्किल है, बट फिर भी क्या उम्मीद लगती है आपको, अगर मैं दूसरे सवाल को हाँ, पलट के? देखिए एंटिसिपेट करने का तो कोई मतलब नहीं है और खास तौर बिल्कुल, पे दुर्भाग्यवश बिल्कुल। एक और चीज हो गई है अजीत भाई की हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ इस पे निर्भर करता है कौन सी बेंच होगी। और ये हम जानते हैं कि ये जो बेंच जिसने इसको सुना था वो बेंच नहीं होगी, क्योंकि वो वैकेशन बेंच थी। जब तक चीफ जस्टिस अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके इस बेंच को दोबारा न बैठाएं, जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची, जो सामान्यतः दो अलग अलग बेंचेस में बैठते हैं, केवल वैकेशन में एक साथ बैठे थे। तो सामान्य बेंच में क्या जस्टिस बागची जिनके साथ बैठते हैं, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत उस वाली बेंच में जाएगी, या जस्टिस धूलिया जिसमें बैठते हैं वो बेंच में जाएगी, या कि दोनों को छोड़ के सीजेआई स्वयं इस केस को अपने पास लेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर सीजेआई के पास ही हो सकता है। और जब आता है तो मेरे ख्याल में दो मोटे तरह के सवाल उठेंगे। एक तो बुनियादी सवाल है कि क्या ये एसआईआर नामक एक्सरसाइज संवैधानिक है या कि असंवैधानिक है? क्या इसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए? मुझे नहीं लगता पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाएगा, क्योंकि ये लंबी बात है। जाहिर है दोनों तरफ से लंबे तर्क आएंगे और इसका एकदम तुरंत फैसला नहीं होगा। लेकिन दूसरा सवाल है कि क्या बिहार में जो एक्सरसाइज चल रही है उसको अपने वर्तमान स्वरूप में चलने दिया जाए, यानी कि क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार में इस तरह के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स प्रकाशित करने की अनुमति दे देगा? वही दिक्कत है। तो मेरी उम्मीद ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में दो तीन चीजें आए। पहला ये कि देखिए, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आप पब्लिश करना चाहें, पब्लिश कर लीजिए, लेकिन कोई व्यक्ति जिसका नाम 24 जून 2025 को, यानी कि जिस दिन एसआईआर का आदेश आया, उस दिन तक जिसका नाम वोटर लिस्ट पे था, उनमें से कोई नाम छूटना नहीं चाहिए, केवल इस आधार पे कि उसने फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म ना भरने को आपको किसी का अपराध नहीं बता सकते, नाम आपको सब रखने होंगे, नंबर एक। नंबर दो, कि इन फॉर्म की फिर जांच होगी। ये तो ड्राफ्ट है, केवल कच्चा इलेक्टोरल रोल है, कच्ची लिस्ट है। कच्ची लिस्ट की जांच किस तरीके से की जाएगी, वो सारी प्रक्रिया लिखित होनी चाहिए, उसमें मन मर्जी नहीं होगी। खास तौर पे जिन जिन लोगों ने बिना दस्तावेज के अपना फॉर्म भरा है, बीएलओ पे विश्वास करके, बीएलओ ने कहा हाँ जी ठीक है कर दो, या बीएलओ ने खुद ही बिना उसके कर दिया उनका, उन लोगों का क्या ट्रीटमेंट होगा? क्योंकि जैसा आपने तो कहा कि मुश्किल से 10% है, मैं मान लेता हूं चलिए 30% होंगे, 40% होंगे, फिर भी बिहार के 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म में कोई दस्तावेज नहीं। उन 5 करोड़ लोगों का सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए जो भी हो, और सुप्रीम कोर्ट उसका बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे कि इन 5 करोड़ लोगों का क्या ट्रीटमेंट होगा। और तीसरी बात ये नहीं, उसमें कि तो सर, सॉरी सॉरी, बीच में इंटरप्ट करो। उसमें जो लोग 2003 की लिस्ट में है, 4 करोड़ 90 लाख, उसमें जो भी डेथ हुई है, जो भी है, उसका तो बीएलए पिछला जो लगा देगा 2003 की वोटर लिस्ट का, तो मेरे ख्याल से वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड शायद 2 करोड़ 90 लाख वाले बचेंगे। जी, उससे ज्यादा बचेंगे मेरे ख्याल से। जिस भी व्यक्ति ने, देखिए जो है, हमारा अनुमान ये था कि लगभग 5 करोड़ लोग हैं जो कि 2003 की लिस्ट में नहीं थे। उन 5 करोड़ में से मैं मान के चलता हूं कि 1 करोड़ ने, 2 करोड़ ने हो सकता है अपना कुछ डॉक्यूमेंट लगा दिया, तो जो बाकी 3 करोड़ बच जाएंगे उनका खेल है, उसके बारे में एक स्पष्ट बनाना होगा। हाँ, एक बारीकी की बात मैं भूल गया था, वो आपको बता दूं। आपको ध्यान होगा जब पहला आदेश आया था तो जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनसे कहा गया था कि आपको अपने माता और पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाना होगा। बाद में उस आदेश को बदला और कहा कि आपको अपना तो देना होगा, लेकिन माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र मत दीजिए, माता पिता का केवल आप वोटर लिस्ट का जिरोक्स दे दीजिए, उतने से काम चल जाएगा। इस एफिडेविट में एक तीसरी बात कही गई है, कैसे बदलती है सर, देखिए। एफिडेविट में कहा गया है कि यदि आपके माता पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपको अपना भी देने की कोई जरूरत नहीं। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं, ये बदल गया है। तो अगर वो होता है तो संख्या थोड़ा और कम हो जाएगी, मगर फिर भी जिन लोगों का को डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है और जिन्होंने अभी अटैच नहीं किया है, उन लोगों का क्या ट्रीटमेंट होगा? मेरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में स्पष्ट गाइडलाइंस देगा, जिसमें डिस्क्रिशन की, मन मर्जी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
और नंबर 3, मेरी आशा रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम आधार कार्ड को तो मान्यता देना शुरू करेगा। और ये जो जी चुनाव आयोग का फूहड़ तर्क है कि कानून में लिखा है कि आधार कार्ड अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो जैसा मैंने कहा भाई साहब, ये कहाँ लिखा हुआ है कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट अपने आप में नागरिकता का प्रमाण है? अगर कोई बांग्लादेश से बच्चा आके भारत में एक प्रॉपर लीगली रहते हुए इंग्लैंड का बच्चा आके 10वीं कक्षा भारत से करता है, तो उसको 10वीं का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा क्या? उतने से वो भारत का नागरिक बन जाता है। तो जब वो बाकी 11 सर्टिफिकेट, 11 में से 9 सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिनका नागरिकता से कोई संबंध नहीं, जब वो आप बाकी 9 चीजों को मान सकते हो, तो आधार को क्यों नहीं मान सकते उसके अंदर है? तो मेरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वो भी करेगा। वो अगर होता है तो कम से कम बिहार से बलाएं टलेगी। तब भी बड़ी लड़ाई बाकी रहेगी, क्योंकि ये पूरे देश पे तलवार लटकी हुई है। तो इस असंवैधानिक फैसले की चुनौती की मुझे नहीं लगता कि पहली हियरिंग में वो सब चीजें तय हो जाएंगी, लेकिन कम से कम बिहार के बारे में कुछ स्पष्ट निर्देश मिलेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट की पहली हियरिंग के बाद। आखिरी सवाल कि ये आरोप लगातार है विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि भाई ये हाय तौबा, माफ करें, सत्ताधारी दल के नेताओं की तरफ से लगातार ये आरोप है कि ये सारा हंगामा, सारी परेशानी या हाय तौबा ये आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग या आप जैसे एक्टिविस्ट जिन्हें आंदोलन जीवी खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, यही लोग क्यों कर रहे हैं? भाई अगर ये डर दिखा रहे 2 करोड़ वोट कट जाएगा, 1.5 करोड़ कट जाएगा, तो भाई वोट तो ऐसा है नहीं कि वो 1.5 करोड़ कटेगा तो खाली वो आरजेडी या इंडिया गठबंधन का कटेगा, बीजेपी का भी कटेगा। तो बीजेपी वाले निश्चिंत क्यों हैं? कहीं से उनका एंगर दिखने की वजह जस्टिफिकेशन क्यों आ रहा है? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, एक आरजेडी का सामान्य वोटर भी अभी तक बहुत ज्यादा आक्रोशित नहीं है, और उसका कारण ये है कि सबको कह दिया गया भैया तुम्हारा फॉर्म हो गया ना, काहे को तुम चिंता कर रहे हो? ये 95-96% फॉर्म भर दिए गए हैं, फॉर्म तो भरे गए हैं। ये 96% का आंकड़ा है, फर्जीवाड़ा इसमें है, लेकिन वो एंट्री तो है ना। तो जब 96% लोगों को, या कम से कम वास्तव में दरअसल ये 92 के करीब है, 92% लोगों को जब बता दिया जा रहा है कि भैया तुम्हारा फॉर्म भर गया, चिंता की कोई बात ही नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह की बात हुई थी तो मांगा हमने तुमसे, कोई नहीं लिया ना, हो गया ना, चिंता नहीं करो, आराम से रहो, टेंशन मत लो, जैसा बिहार में कहते हैं, टेंशन मत लीजिए आप। तो इसलिए किसी को टेंशन नहीं है। मगर ये बेचारे जो कि बिना टेंशन के इस वक्त बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है कि दरअसल तलवार उनके सर पे लटकी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक उन्होंने वो दस्तावेज नहीं दिए हैं जो कि उन्हें देने चाहिए थे। और अगर कोई भी अफसर चाहेगा तो जांच में उनसे कहेगा कि अरे तुम्हें तो 1 महीने का और समय दिया था, तुमने क्यों नहीं दस्तावेज दिए? तो दस्तावेज मांगे जाएंगे या नहीं, तब असली असंतोष या आक्रोश तब पैदा होगा। अभी तो इन्होंने उसको डिफ्यूज कर दिया, कह के कि मांग ही नहीं रहे, अरे फोटो भी नहीं मांग रहे भैया फिलहाल तो अभी तो केवल खाना पूरी हुई है। तो खाना पूरी से लोगों को क्या दिक्कत होगी? जब वास्तव में डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तब लोगों की तरफ से परेशानी शुरू होगी। तो इसलिए फिलहाल तो ये मामला पोस्टपोन्ड है, और खासतौर पे बीजेपी ने तो एक हल्का सा वो आंख मार के भी इशारा किया जाता है ना कि चिंता मत करो, तुम लोगों के लिए थोड़ी, ये तुम जानते हो ना किसके लिए, उसके लिए चिंता मत करो। ये खेल चल रहा है, इसके कारण अभी तक नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों को वास्तविक समस्या का अभी पता भी नहीं लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंतजार करेंगे कि 28 तारीख को जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तारीख तय कर रहा था 10 जुलाई की सुनवाई के वक्त, तो 1 अगस्त ड्राफ्ट पब्लिश होने की तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से उससे 3 दिन पहले की तारीख लगाई कि पब्लिश होने से पहले हम सुनना चाहते हैं, जबकि चुनाव आयोग की दलील थी कि उसके बाद की तारीख मिले। तो इसका कुछ खास मतलब है, लेकिन उस दिन क्या होता है इस पर हमारी नजर होगी। और खास तौर से बार बार अंदेशा इस बात का है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 महीने की जो वो अवधि है वो बहुत मैटर करती है, जिसकी तरफ योगेंद्र जी ने इशारा किया। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट को पढ़कर मैं तो बिहार होकर आया हूँ, योगेंद्र जी अभी बिहार में, सिर्फ हंस सकते हैं कि ये क्या दस्तावेजों में दावे किए गए हैं, क्योंकि उन दावों की हकीकत जमीन पर हम देख चुके हैं कि उसमें कितना फर्जीवाड़ा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से क्या निकलता है। नमस्कार, शुक्रिया योगेंद्र जी और तमाम दर्शकों।